हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धीरज सचदेवा। अपने आज बोर्ड का फिजिक्स का काम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको डायरेक्टर सर ने प्रॉमिस किया था कि अपने बोर्ड रिलेटेड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबकी सीरीज करेंगे, तो उसी प्रोसेस में अपने फिजिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको बोर्ड रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, सब कुछ बताए जाएंगे। तो अपने शुरू करते हैं। अपना जो चैप्टर अपने स्टार्ट करेंगे वो है एटम। आज का लेक्चर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है, नेक्स्ट लेक्चर आपको हिंदी मीडियम के लिए मिलेगा। तो देखो, शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है अपना एटम। ठीक है, एटम। अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो बोर्ड में ये जो अपना चैप्टर है ना, ये 4 नंबर का चैप्टर है, 4 मार्क्स का चैप्टर है। तो वी आर गोइंग टू गेट 4 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर। और चैप्टर छोटा है और इंपॉर्टेंट है। तो वन बाय वन जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, वो अपने डिस्कस कर रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आप तैयार हो जाओ, अपना समझो आराम से और देखो। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो अपना जो पहला है, फर्स्ट, देखिए, पहले अपने 1 मार्क्स क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, दैट इज व्हाई गोल्ड फॉइल वाज सेलेक्टेड इन रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। जैसा कि अपने को पता है कि रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का यूज किया था, अल्फा पार्टिकल्स का यूज किया था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था एटम के बारे में कुछ आउटपुट्स देने के लिए। तो उसी रिलेटेड अपना पहला क्वेश्चन है कि उन्होंने गोल्ड फॉइल का ही यूज क्यों किया। बाकी भी तो फॉइल्स प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, गोल्ड का क्यों यूज किया। तो देखो, इसके ना दो रीजन अपने को लिखने होते हैं। पहला रीजन क्या है? पहला रीजन ये है कि उन्होंने जो गोल्ड फॉइल का यूज किया, उसका कारण बहुत सिंपल सा रीजन है कि जो गोल्ड का न्यूक्लियस होता है वो बहुत हैवी होता है। गोल्ड का न्यूक्लियस हैवी है बिकॉज दे नो कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स अटैक करने वाले। अगर वो कोई हल्का या लाइट न्यूक्लियाई लेंगे तो इतने सारे अल्फा पार्टिकल्स उस न्यूक्लियाई को अपने साथ ही ले जाएंगे। दैट्स वाई उन्होंने एक हैवी न्यूक्लियस सेलेक्ट किया, दैट वाज गोल्ड न्यूक्लियस। तो अपना पहला कारण क्या हो जाएगा? पहला कारण ये हो जाएगा कि न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड is 50 times heavier, 50 times heavier than alpha particles। तो पहला कारण तो ये हो गया कि जो न्यूक्लियस होता है गोल्ड का, वो अल्फा पार्टिकल से 50 टाइम्स ज्यादा हैवी होता है। दूसरा कारण, जैसा कि आपको पता है कि आप गोल्ड को छोटी छोटी फॉइल्स में कट कर सकते हो, मतलब ये मेलेबल है, मतलब आप इसकी छोटी छोटी शीट्स बना सकते हो। तो दैट्स वाई सेकंड रीजन क्या था? गोल्ड कैन बी easily converted into thin sheets। थिन शीट्स के अंदर आप इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। दैट्स वाई गोल्ड उन्होंने यूज किया। तो होप आपको ये समझ आया होगा रीजन इसका। तो 1 मार्क्स के लिए आपसे बोर्ड में पूछा जाता है, दो रीजन आपको देने पड़ेंगे, एज वेल एज ये नीट के अंदर भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। चलिए, सेकंड क्वेश्चन। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स। स्कैटर्ड पार्टिकल्स का एंगल ऑफ स्कैटरिंग के साथ ग्राफ पूछा गया हमसे, जो कि एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और कई बार बोर्ड में आया हुआ, इवन जेई और नीट के एग्जाम में भी आया हुआ है। क्या ग्राफ है? तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट को जो परफॉर्म किया, उन्होंने नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स एन मान लेते हैं, एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा मान लेते हैं, के बीच एक ग्राफ प्लॉट किया। बच्चों, वो ग्राफ आया था एक रिलेशन के थ्रू। उस रिलेशन का यूज करके अगर अपने ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ आता है ये इस तरह से। अब हमें बोलने कि इस ग्राफ का नाम क्या है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ग्राफ की नेचर है बेटा हाइपरबोला, दैट इज हाइपरबोला। और जो रिलेशन यूज किया गया इस ग्राफ को बनाने के लिए, दैट वाज एन प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ थीटा बाय 2। दैट वाज द रिलेशन। इस रिलेशन को यूज करके उन्होंने ये ग्राफ प्लॉट किया, जो क्या था? हाइपरबोला था। और ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये नीट के अंदर, जेई के अंदर, बोर्ड्स के अंदर कई बार पूछा गया है। रिपीटेटिव सवाल है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आपने नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ड्रॉ अ सेटअप यूज्ड बाय रदरफोर्ड इन हिज गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें उन्होंने क्या सेटअप यूज किया था? देखो, एक सेटअप तैयार है हमारे सामने। उन्होंने सबसे पहले तो एक सोर्स ऑफ पार्टिकल लिया। ये सोर्स ऑफ पार्टिकल बच्चों था बिस्मिथ, BI। उन्होंने इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया, जैसा कि आप देख पा रहे हो, लेड का बॉक्स था वो।
पार्टिकल्स निकलते हैं बीम की फॉर्म में और सामने एक गोल्ड फॉइल उन्होंने अरेंज कर दी है, थिन गोल्ड फॉइल। जैसे ही यहां से पार्टिकल टकराते हैं तो वो हर डायरेक्शन में फैलते हैं, हर डायरेक्शन में। तो सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन, उन्होंने एक स्क्रीन यूज करी, दैट वाज सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जिसके ऊपर पॉलिश थी जिंक सल्फाइड की। तो दे यूज दैट, और उन्होंने आउटपुट देखा कि बहुत सारे पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड जा रहे हैं, देखो सीधा आ रहे हैं और जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स स्कैटर हो रहे हैं और कुछ वापस आ रहे हैं। तो ये डायग्राम हमें आना चाहिए, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये सेटअप आपसे पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला ऑफ बोर्स रेडियस। हमें बोला कि बताइए बोर्स रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो ऑर्बिटल रेडियस का फॉर्मूला तो हमें पता है क्या होता है, आर एन एन स्क्वायर बाय जेड इंटू 0.529 एंगस्ट्रोम। बच्चों ये तो होता है nth ऑर्बिट का। अब बोर्स रेडियस क्या होती है, तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन एटम के लिए जब n की वैल्यू 1 कर देते हो, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट कर देते हो, फर्स्ट ऑर्बिट कर देते हो H एटम के लिए n की वैल्यू 1 कर देते हो, तो जो रेडियस बनती है उसको बोर्स रेडियस बोलते हैं। अब एक काम करते हैं, इस फॉर्मूला में वैल्यू रख दे। तो देखो R इक्वल टू या R नोट इक्वल टू 1/1 इंटू 0.529 एंगस्ट्रोम। तो कितनी वैल्यू आ गई, ये आ गई 0.529 एंगस्ट्रोम। तो अगर हमें बोलें कि बोर्स रेडियस की वैल्यू क्या होती है, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, 0.529 एंगस्ट्रोम, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी 0.529, दैट इज द वैल्यू, ठीक है। बोर्स रेडियस बोलते हैं इसको अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पिछला क्लीन कर दिया, आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, आपको सब कुछ स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा, सारा कुछ जितने भी सॉल्यूशन है, क्वेश्चन है, वो आप चिंता मत कीजिए, और आपको साथ में पीडीएफ अटैच भी मिल जाएगा वीडियो के नीचे, तो आराम से आप अपने क्वेश्चन रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। कि न्यूक्लियस के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है और इलेक्ट्रॉन है, क्या उसका रिलेशन आता है। देखो हमें फॉर्मूला पता है, मैं यहां लिख रहा हूं ताकि आपको आराम से दिख जाए। बच्चों फॉर्मूला होता है 2.18 इंटू 10⁶ जेड बाय एन, ये फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकंड में। अब ये जो डाटा आप देख रहे हो ना, 2.18 इंटू 10⁶, इस डाटा को यहां से लाया गया है c अपॉन 137। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट में जब आप 137 का डिवाइड करते हो ना, तो आपको ये आउटपुट मिलता है ये। इसका मतलब अगर अपने को v और स्पीड ऑफ लाइट में रिलेशन चाहिए, तो ये रहा रिलेशन कि v इज इक्वल टू c अपॉन 137 जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, आराम से आप इसको समझो, एसएस लो इसका, आराम से समझो इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, देन है राइट बोर्स सेकंड पोस्टुलेट, और देन है राइट बोर्स थर्ड पोस्टुलेट। तीनों ही पोस्टुलेट बोर्ड्स में कई बार पूछी गई हैं, काफी ज्यादा चांसेस हैं इसके एग्जाम में आने के, तो आप ध्यान से सुनना। हम पहली पोस्टुलेट से स्टार्ट करते हैं। देखिए बोर के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैंने न्यूक्लियस बना लिया, इसके अराउंड पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है, इसके अराउंड। तो बोर क्या कहता है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए बच्चों जो फोर्स चाहिए होता है वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बच्चों एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स अपने को किस से मिल रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये कभी तो अपने को ग्रेविटेशन से मिलता है, कभी अपने को फ्रिक्शन से मिलता है। इस केस में बच्चों ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलता है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है, वहीं से ये सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्टेन होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आप देखो यहां पे Q1 हम मान लेते हैं चार्ज ऑफ न्यूक्लियस बच्चों, जो कि है Zi, तो K इंटू Zi। Q2 मान लेते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों, जो कि है E अपॉन आर स्क्वायर। तो ये मिल गया के जेड डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो फर्स्ट पोस्टुलेट का स्टेटमेंट ये है, सुनिएगा ध्यान से। फर्स्ट पोस्टुलेट में ये कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के सराउंडिंग घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन
to revolve around the nucleus is provided by electrostatic force, which means we can write mv square upon r equal to kz square by r square. That is the first postulate of Bohr. That is the first postulate of Bohr. Okay, चलिए next, second. Write Bohr's second postulate. सेकेंड पोस्टुलेट डील करती है बच्चों, ध्यान रखना, किससे? स्टेबल स्टेट से। स्टेबल स्टेट से। अब ये स्टेबल स्टेट्स क्या होती हैं बच्चों? स्टेबल स्टेट्स वो होती हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का कंप्लीट इंटीग्रल हो, मतलब जिनके लिए L की वैल्यू NH अपॉन 2 पाई हो, उसको अपने स्टेबल स्टेट बोलते हैं। एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का कंप्लीट इंटीग्रल हो। यही मेजर डिफरेंस था बोर मॉडल में और रदरफोर्ड मॉडल में। रदरफोर्ड इस बात को बता नहीं पाया, लेकिन बोर ने इजीली एक्सप्लेन कर दिया। तो पोस्टुलेट क्या बनेगी? पोस्टुलेट ये बनेगी कि अ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस in the states for which angular momentum is complete integral of h by 2 pi. Getting the point? Electron revolves around the nucleus in those state for which angular momentum is complete integral of h upon 2 pi, which is stable state and given as L is equal to nh by 2 pi. इसको अपने बोर्स क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल भी कहते हैं, तो ध्यान रखना, इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला सवाल, बोर्स थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट क्या है? थर्ड पोस्टुलेट है बच्चों ट्रांजिशन बेस्ड, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मान लीजिए दो एनर्जी लेवल है, हायर लेवल से लोअर लेवल जा सकता है और लोअर लेवल से हायर लेवल जा सकता है। अब जब भी वो जाएगा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, वो क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये एनर्जी जो रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, वो फोटोन की फॉर्म में होती है। मान लीजिए आप एक साइकिल चला रहे हैं, आपको साइकिल चलानी है, आपको ढलान के ऊपर जाना है, स्लोप के ऊपर जाना है, यानी कि लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाना है, तो आपको एनर्जी चाहिए। और अगर आप मान लीजिए हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहे हैं, तो आप एनर्जी क्या करेंगे? छोड़ेंगे। नाउ यू आर फ्री, भी आप आराम से नीचे आ सकते हैं। इसका मतलब सेम टू सेम इलेक्ट्रॉन के साथ रिलेट करो। जब इलेक्ट्रॉन को लोअर से अपर जाना है तो इट रिक्वायर्स द एनर्जी, और जब इलेक्ट्रॉन को अपर से लोअर में आना है इट विल रिलीज द एनर्जी। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन, सुनिएगा ध्यान से, व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर स्टेट इट एब्जॉर्ब्स द एनर्जी, and when electron transits from higher state to lower state it releases the energy. The change of energy takes place in the form of photon. फोटोन की फॉर्म में होता है ये, यानी कि जो चेंज आ रहा है, चाहे एब्जॉर्प्शन है चाहे एमिशन है, ये किसकी फॉर्म में? फोटोन की फॉर्म में। तो अपने यहां से एक लिख सकते हैं कि जो चेंज इन एनर्जी है बच्चों, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, दैट इज एच न्यू which is energy of photon, और hc by lambda, that is the formula। तो ये होगी अपनी थर्ड पोस्टुलेट। तो तीनों पोस्टुलेट के जो फॉर्म है, फॉर्मेट्स हैं, ध्यान से समझ लो। पहली पोस्टुलेट स्टेशनरी स्टेट से रिलेटेड है, mv स्क्वायर बाय आर इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। दूसरी पोस्टुलेट क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल कहलाती है, L इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। n क्या होता है यहाँ पे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं आप इसको केमिस्ट्री में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और नंबर ऑफ स्टेट भी बोलते हैं फिजिक्स में अपने। ठीक है, चलिए। और थर्ड पोस्टुलेट एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल इक्वल टू एच न्यू और एच सी बाय लैम्डा। डन। आराम से इसको देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए नाउ, अब हमारे बच्चों एंटर करते हैं हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, ऐसे सवाल जो 2 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं। तो उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टेट एनी 2 ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स? पहली तो सिंपल है, क्या? सुनना ध्यान से। बोर कहता है, रदरफोर्ड कहता है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि देखो, अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, आपको ही बोला जाए एक मैदान के चक्कर लगाने हैं गोल गोल घूमते हुए, आपका पहला चक्कर तो पूरा सर्कुलर होगा, बहुत जोश से भागोगे, लेकिन धीरे धीरे आपकी एनर्जी डाउन होती जाएगी, तो आपका पाथ चेंज होता रहेगा, और फाइनली आप क्या करोगे? सेंटर पे आके बीच में गिर जाओगे। सेम इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। इलेक्ट्रॉन
पहले चक्कर में माना जाता है कि एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, दूसरे में कम, तीसरे में कम, चौथे में कम, तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, पर ऐसा तो होता नहीं है, वो गिरता ही नहीं है। इस बात को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस देन देयर शुड बी लॉस इन इट्स एनर्जी अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, एंड इट शुड फॉल इन द न्यूक्लियस आफ्टर ए टाइम, बट इट डजंट फॉल, ये नहीं गिरता है। व्हाई, क्यों? इट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द रदरफोर्ड, रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, दैट इज द फर्स्ट पोस्टुलेट, फर्स्ट इसकी ड्रॉबैक। आगे सेकंड ड्रॉबैक इज वेरी सिंपल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन नहीं बता पाया रदरफोर्ड। रदरफोर्ड भाई साहब हमें ये नहीं बता पाए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, कैसे निकलता है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, दैट्स इट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए पहला पॉइंट तो बहुत सिंपल है, जब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या ऑब्टेन किया, उन्होंने ऑब्टेन किया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड चले गए। मैंने अभी आपको डायग्राम में भी दिखाया था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन के अंदर, बहुत सारे पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड चले गए। तो यहां से वो क्या आउटपुट निकालते हैं, वो कहते हैं मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज होलो, खाली होता है भाई एटम, बिल्कुल, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज होलो, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अब सेकंड बात ये आती है कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हुए और कुछ ऐसे थे जो 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गए। अब सुनो ध्यान से, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, पॉजिटिव को डिफ्लेक्ट करने के लिए सामने भी पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब ये वाला पार्टिकल इसको तभी डिफ्लेक्ट कर पाएगा जब सामने पॉजिटिव हो। तो कहने का मतलब ये है कि एटम के अंदर का वो हिस्सा जहां से डिफ्लेक्शन हुआ वो पक्के तौर पर क्या रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा, और इतना ज्यादा पॉजिटिव रहा होगा कि उसने अल्फा पार्टिकल को वापस भेज दिया। तो अल्फा पार्टिकल इतने सारे थे, 10,000, 20,000, 25,000, 40,000, बहुत नंबर थे। इतनों को वापस भेजने के लिए सामने वाले को भी तो मजबूत होना पड़ेगा, इसका मतलब उसका मास भी बहुत ज्यादा रहा होगा। तो रदरफोर्ड क्या कहता है, किसी भी एटम का कंप्लीट मास और पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट पे कंसंट्रेट रहता है, उस पॉइंट को न्यूक्लियस कहा गया। तो हम ये कह सकते हैं द होल मास ऑफ एटम, द होल मास, द होल मास ऑफ एटम and charge of atom remains concentrated at a point in atom which is known as the nucleus। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। तो दो बातें क्या हो गई, दो बातें ये हो गई कि एटम का जो मोस्ट पार्ट होता है वो तो होलो होता है, दूसरा कंप्लीट मास ऑफ एटम एंड चार्ज ऑफ एटम रिमेन्स कंसंट्रेटेड, फिक्स रहता है कहां पे, एट ए पॉइंट इन एटम विच इज नोन एज द न्यूक्लियस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो ये दो बातें हो गई रदरफोर्ड मॉडल की, और दो कमियां हो गई, दो ड्रॉबैक्स हो गए रदरफोर्ड मॉडल के। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने, आगे बढ़ते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। एक मैच द कॉलम आपके सामने दिख रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर, लाइमैन, ब्रैकेट, पास्चन, बामर, ये दो मैच द कॉलम डिजाइन किए हैं मैंने। ये दोनों मैच द कॉलम बच्चों अपने को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की नॉलेज देंगे। तो इसमें देखो 11 नंबर सवाल, मैच द कॉलम, लाइमैन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पास्चन सीरीज और पी फंड सीरीज, बामर सीरीज, सॉरी बामर सीरीज। ठीक है, तो अपने को ये देखना है कि कौन सी सीरीज के लिए कौन सा फॉर्मूला है। तो पहले तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है 1/लैम्डा आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली अब अपने को ये पता है कि इसमें जो n2 होता है, ये n2 ये फिक्स्ड है, तो सीरीज का बनना या बिगड़ना डिपेंड करता है n1 के ऊपर। जैसे जैसे n1 बदलेगा वैसे वैसे आपका सीरीज भी बदलेगा। तो लाइमैन सीरीज के लिए बच्चों इसकी वैल्यू n1 की वैल्यू बस चेक कर ले, लाइमैन के लिए बच्चों वैल्यू होती है n1 की कितनी, 1। ब्रैकेट के लिए, पास्चन के लिए, बामर के लिए, ऑर्डर में चलते हैं। लाइमन के बाद बच्चों बामर आता है, बामर के लिए अपने यूज करते हैं n1 की वैल्यू 1, n1 की वैल्यू अपने 1 यूज करते हैं। ठीक है,
बामर के बाद लाइमन, बामर, पाश्चन। पाश्चन के लिए यूज करते हैं 3, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट के लिए यूज करते हैं 4। तो लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, 1 1 1 2 3 4 चारों हो जाएंगे। इस हिसाब से देखो कौन सा मैच बन रहा है। लाइमन सीरीज मतलब 1, तो 1 देखो किस में लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है बच्चों इसके अंदर। 4, 4 किस में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है। 3, 3 किस में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है। और बच्चों 2, N1 की वैल्यू बामर के लिए 2 किस में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है। बामर के लिए N1 की वैल्यू 2, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैच द कॉलम अगर आप कंप्लीट करते हैं बोर्ड के अंदर, जब इसका आंसर दोगे ना तो क्या लिखोगे, ए का मैच होगा बच्चों 4th, ये लिखना पड़ेगा। बी का मैच होगा, देखो बी ब्रैकेट N1 4, तो हमारा मैच क्या बन रहा है, 3rd। सी पाश्चन N1 3, तो हमारा मैच क्या बन रहा है, 2nd। और डी N1 की वैल्यू 2 बामर, तो हमारा मैच क्या बन रहा है, 1। तो बोर्ड के अंदर आपको ये अलग से ऐसे लिखना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसे मिलाने से कई बार मार्क्स कट जाते हैं, तो ध्यान रखना। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, लाइमन, ब्रैकेट, पाश्चन, बामर, फिर से 4 सीरीज, लेकिन इस बार है कौन सी किस रीजन में दिखाई देती है, कौन से जोन में दिखाई देती है। डायरेक्ट थ्योरेटिकल फैक्चुअल सवाल है बच्चों। लाइमन दिखाई देता है अल्ट्रावायलेट में, ब्रैकेट दिखाई देता है अपने को इंफ्रारेड में, बामर दिखाई देता है विजिबल में, और पाश्चन भी दिखाई देता है इंफ्रारेड में। तो हमारा ए का मैच, इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो ए का मैच बच्चों हो गया 2nd, बी का मैच हो गया 1st, सी का मैच फिर से 1st, और डी का मैच क्या हो गया, 3rd। रेडियो रीजन में कोई स्पेक्ट्रम दिखाई नहीं देता, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर 2 बेसिक सवाल। N2 फिक्स, N1 बदलेगा, फिर से सुन लो। लाइमन का 1, बामर का 2, ठीक है। इसके बाद पाश्चन, उसके बाद ब्रैकेट। पाश्चन का हमारा 3 और ब्रैकेट का कितना हो गया, 4। बात समझे। और रीजन, लाइमन अल्ट्रावायलेट के अंदर, देखो मैच अल्ट्रावायलेट, बामर विजिबल के अंदर, ब्रैकेट और पाश्चन इंफ्रारेड में। डन। तो आराम से आप इसका एसएस लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे आते हैं हमारे 3 मार्क्स क्वेश्चन बच्चों, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, डेरिवेशन बोलते हैं जिसको अपने। तो हमारा पहला एक्सप्रेशन है, डराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल रेडियस अराउंड द न्यूक्लियस। तो देखो स्टार्ट करते हैं, 2 पोस्टुलेट का यूज करेंगे डेरिवेशन। फ्रॉम फर्स्ट पोस्टुलेट, जो हमने आज स्टार्टिंग में देखी थी, mv² r इक्वल टू kz_d² आर से आर कैंसिल, ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड पोस्टुलेट बच्चों उठाएंगे अब इसमें, फ्रॉम सेकंड पोस्टुलेट, mvr इक्वल टू nh/2π। ठीक है, अब देखो एक सिंपल सी चीज है, अगर आपको r निकालना है तो v को एलिमिनेट कर दो, और अगर आपको v निकालना है तो r को एलिमिनेट कर दो। तो यहां हमें देखो r चाहिए, r, तो हम एक काम करते हैं, v को एलिमिनेट करते हैं। तो यहां से v की वैल्यू बच्चों आएगी nh/2πmr। अब ये जो v की वैल्यू है, इसको उठा के अपने इसमें पुट कर देंगे, किसमें, इक्वेशन 1 में। v की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो, क्या मिलेगा आपको, देखो m v² nh/2πmr का होल स्क्वायर इक्वल टू kz_d²r, ये बन गया। अब स्क्वायर कर दो, ये m सेम ही है, स्मॉल ही है दोनों केस में, ठीक है, तो सेम m है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो m n² h² 4π² m² r², मैंने स्क्वायर किया, इक्वल टू kz_d²r। तो देखो m से m कैंसिल, r से r कैंसिल, बाकी सब कांस्टेंट है। h 4π m वैल्यू कांस्टेंट, n और z वेरिएबल है, तो यहां से हम r की वैल्यू निकालते हैं। r को इधर भेजो, इसको इधर ले आओ, क्या मिलेगा, इसको अपन नीचे लाएं तो क्या मिलेगा, देखो r इज इक्वल टू, r को उधर भेजा, n² h² अपॉन 4π² m k z_e², ये मिल गया। सब कुछ मैंने रख दिया यहाँ पे, kz_d² नीचे, 4π² m पहले अवेलेबल था, r की वैल्यू अपने को यहाँ से मिल जाएगी। अब ध्यान से देखो, मैंने अभी बोला था कि सब कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। इन सभी कांस्टेंट को सोल्व करके निकालते हो तो आंसर आता है बच्चों 0.529 एंगस्ट्रॉम। और n² बाय z क्या हो गया, वेरिएबल, तो ये अपना
ऑर्बिटल रेडियस का फॉर्मूला आ गया 0.529 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर बाय जेड, n नंबर ऑफ ऑर्बिट, जेड एटॉमिक नंबर। डन। आराम से देखो इसको, पहली पोस्टुलेट दूसरी पोस्टुलेट, यहां से v को उठा के इसमें प्लेस कर दिया, ठीक है, एलिमिनेट किया, v वाज nh बाय 2 पाई mr, तो अपने को ये मिला, यहां से हमने r निकाला, फाइनल आउटपुट आ गया। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। ऑर्बिटल रेडियस हमने पढ़ लिया। नाउ नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, देखो क्वेश्चन आ रहा है आपके पास क्या, डराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी। अभी अपने को वेलोसिटी की बात करनी है, अभी हमने रेडियस की बात करी। ऑलमोस्ट सेम टेक्निक है दोनों को सॉल्व करने की, हल्का सा डिफरेंस है, लास्ट में पता लग जाएगा। तो शुरुआत वैसे ही करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट पोस्टुलेट। क्या लिखोगे, एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू के जेड डी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सेम रिपीट कर, आर से आर कैंसिल, सेम एम वी स्क्वायर इक्वल टू के जेड डी स्क्वायर बाय आर, पहली इक्वेशन, ठीक है। अब सेकंड पोस्टुलेट उठा लो, क्या लिखोगे, फ्रॉम सेकंड पोस्टुलेट एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। मैंने अभी बताया था, अगर v चाहिए तो r को एलिमिनेट करो, और अगर r चाहिए तो v को एलिमिनेट करो। तो यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे अपने को v चाहिए, तो r को एलिमिनेट करते हैं, r इज एन एच बाय 2 पाई एम वी। अब एक काम करो, ये जो r की वैल्यू तुमने निकाली है यहाँ पे, उसको इसमें प्लेस कर दो, ठीक है। क्या मिलेगा, एम वी स्क्वायर के जेड डी स्क्वायर एन एच 2 पाई एम वी। एम से एम कैंसिल, v निकालते हैं, v से v कैंसिल, तो v देखो कितना आया, v आया 2 पाई के जेड डी स्क्वायर अपॉन एन एच। 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, के कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, सब कांस्टेंट। इन सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाली जाए तो वो आती है 2.18 10 की पावर 6, और बाद में बचा z बाय n। ये हो गया ऑर्बिटल स्पीड, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 z बाय n। इसी लेक्चर में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, इसको आप c बाय 137 भी लिख सकते हो। तो फिर से देख लो, फर्स्ट पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट, अब मुझे v चाहिए तो मैंने किसको एलिमिनेट कर दिया, r को एलिमिनेट कर दिया। अब r को एलिमिनेट कर दिया तो ये वैल्यू उठा के यहाँ रखी, तो सब कुछ छोड़ के मुझे ये आउटपुट मिल गया, ठीक है। समझ आया आपको क्या किया मैंने, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस फाइंड आउट कर ली। हम दो डेरिवेशन देख चुके हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। देखिए भाई, नेक्स्ट सवाल, derive an expression for orbital energy of electron around the nucleus। इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल एनर्जी चाहिए। अब एक बात सुनो, ऑर्बिटल एनर्जी, एनर्जी मतलब होता है क्या, अगर मुझे एनर्जी लिखना है तो एनर्जी इक्वल टू लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये होती है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, उसके लिए मैं फर्स्ट पोस्टुलेट का यूज करूंगा। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहती है, काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये होती है काइनेटिक एनर्जी। तो फर्स्ट पोस्टुलेट का यूज करते हैं, फर्स्ट पोस्टुलेट से देखो बच्चों, एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू के जेड डी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आर से आर कैंसिल, इधर एम वी स्क्वायर है, ठीक है, इधर क्या है एम वी स्क्वायर। तो मैं काम करता हूं, इधर भी 2 का और इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब ये जो बना ना एम वी स्क्वायर बाय 2, देखो क्या यही काइनेटिक एनर्जी है, बिल्कुल यही काइनेटिक एनर्जी है। तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी के ई इक्वल टू के जेड डी स्क्वायर बाय 2r, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। अभी ये इनकम्प्लीट है, आगे और देखेंगे इसको डिटेल में। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, के जेड डी स्क्वायर बाय 2r। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर के Q1 Q2 बाय आर, और इसमें Q1 Q2 को साइन के साथ लिया जाता है। तो Q1 मतलब न्यूक्लियस यानी के जेड डी, और Q2 मतलब इलेक्ट्रॉन,
तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, माइनस के जेड डी स्क्वायर बाय आर, दैट इज योर थर्ड इक्वेशन। तो काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है, पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर की जो टोटल एनर्जी होती है बच्चों वो होती है के ई प्लस टी। तो एक काम करें, दोनों को ऐड करें और देखें क्या मिलता है। टोटल एनर्जी ऐड करेंगे, देखिए ये है के जेड डी स्क्वायर बाय टू आर और ये है के जेड डी स्क्वायर बाय आर। तो दोनों में के जेड डी स्क्वायर बाय आर कॉमन, इधर बचेगा 1/2, इधर बचेगा -1। तो आंसर क्या आया, माइनस के जेड डी स्क्वायर बाय टू आर। समझे, तो ये अपनी क्या आ गई, टोटल एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। अब ये तो बात हो गई आर की टर्म्स में। अब हमने थोड़ी देर पहले एक बात डिस्कस करी थी, क्या कि जो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का सम है वो ये है, और आर की जो वैल्यू होती है थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, क्या था, देखो बात करते हैं उसके बारे में अपने, आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, आर की जो वैल्यू है बच्चों 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम, ये जो वैल्यू है आर की 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम, इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं यहां पे। जैसे ही मैं रिप्लेस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा देखो टोटल एनर्जी, जैसे ही रिप्लेस करते हैं क्या मिलता है, चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं अपने। जैसे ही रिप्लेस करूंगा तो मुझे मिलेगा टोटल एनर्जी इक्वल टू, टोटल एनर्जी इक्वल टू मेरे पास आया था माइनस के जेड डी स्क्वायर अपॉन टू आर आया था। तो आर की वैल्यू 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम, इसको यहाँ पे लिख लें। तो देखो टोटल एनर्जी क्या मिलती है, मुझे मिली थी माइनस के जेड डी स्क्वायर अपॉन 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम, ये सब मैंने यहाँ रख दिया। अब इसमें जेड को तुम ऊपर भेजो, बाकी सब कांस्टेंट है। तो z का स्क्वायर n का स्क्वायर, बच्चों इसको सोल्व करोगे तो आएगा -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होती है टोटल एनर्जी। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, पहले हमने बात करी थी कि टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी थी अभी हमने देखा था वो क्या थी, के जेड डी स्क्वायर बाय टू आर। तो देखो दोनों में सिर्फ माइनस का ही अंतर है, इसमें माइनस है इसमें नहीं है माइनस। इसका मतलब अगर ये -13.6 है तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, +13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझे, तो काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन हमारे सामने है, आसानी से हम कर सकते हैं। और दूसरी बात पता है क्या है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए आप इसको नेगेटिव कंसीडर कर ही नहीं सकते, हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि मास भी पॉजिटिव और स्पीड का स्क्वायर भी पॉजिटिव, इसलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा, माइनस वर्ड यहाँ यूज ही नहीं होगा। डन, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। होप आपको ये समझ आए होंगे। तीन डेरिवेशन बताए मैंने, तीनों इंपॉर्टेंट है, रेडियस का, वेलोसिटी का और एनर्जी का। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आगे कुछ न्यूमेरिकल्स ऐड किए मैंने, कुछ बेसिक न्यूमेरिकल और कुछ अच्छे न्यूमेरिकल हैं साथ में। देखो क्या है, फाइंड आउट रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन ऑफ लाइमैन सीरीज टू द वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो फॉर्मूला तो ये है 1/λ r 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, देखो जब अपने लाइमैन की बात करते हैं तो लाइमैन में अपने को पता है n1 फिक्स है, कितना होता है, शुरू में देखा था हमने आज ही, 1²। n2 देखो कह रहे हैं सेकंड लाइन ऑफ लाइमैन। तो देखो लाइमैन की जो पहली लाइन होती है ना वो 2 से 1 में आती है और दूसरी लाइन 3 से 1 में आती है, इसका मतलब n2 कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये आपका बन गया -1/3²। तो 1/λ r 1 - 1/9, 1/λ r एलसीएम ले लो 8/9, यहां से लैम्डा एल उल्टा कर दो 9/8r, दैट इज लैम्डा एल। डन। अब कहते हैं इसका रेशियो बताओ बामर की तीसरी के साथ। अब बामर की तीसरी, पहले तो बामर के लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे बच्चों, बामर के लिए तुम लिखोगे 1/λ r 1 बताया था, आज ही बताया है, शुरुआत में बताया है, 1/2² माइनस बामर की थर्ड, बामर की थर्ड, बामर की फर्स्ट आएगी 3 से 2 में, बामर की सेकंड आएगी 4 से 2 में, बामर की थर्ड आएगी 5 से 2 में। तो यानी कि n2 की वैल्यू आएगी 5। क्या लिखोगे, 5 का स्क्वायर 1/λ r 1/4 माइनस 1/25।
100 आप एलसीएम ले लो, आर 100, ठीक है, क्या मिलेगा बच्चों, 25 माइनस 4 21, तो आपको लैम्डा बी मिल जाएगा 100R/21, ठीक है। हमें क्या बोला, दोनों का रेशियो बता दो, बिल्कुल बता देंगे, लैम्डा एल अपॉन लैम्डा बी, तो अपना जो रेशियो आएगा देख लो यहां से, लैम्डा एल अपॉन लैम्डा बी क्या आएगा, 9/8R, और यहां आ जाएगा 100R/21, ठीक है। 9/8R उल्टा करेंगे, यहाँ पे अपने को मिलेगा 21R, आर यहाँ पे नीचे आएगा, ठीक है, ये आउटपुट आ जाएगा, आर यहाँ पे नीचे आ जाएगा, 100/21R, तो आर अपना यहाँ पे 21R, इसको कैंसिल कर दो, तो ये आर से आर कैंसिल। अब देखो क्या मिल रहा है, 9/8R 100/21R, तो सोल्व कर लो, 189/800, दैट इज द आंसर, ये रेशियो आ गया। समझे क्या किया मैंने, पहले मैंने लाइमन के लिए फॉर्मूला लगाया, लाइमन की सेकंड 3 से 1 लैम्डा एल निकाल दिया, फिर मैंने बामर के लिए फॉर्मूला लगाया, बामर की थर्ड 3 से 2 पहली, 4 से 2 दूसरी, 5 से 2 तीसरी, बामर की थर्ड का फॉर्मूला सॉल्व किया, आउटपुट आया ये। समझे, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। आगे आपको कह रहे हैं, सिंपल सा एक छोटा सा सवाल दिया गया है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज 2.14 eV, फाइंड आउट टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखो, तो काइनेटिक एनर्जी हमने अभी बात करी थी, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है 2.14 eV, जो टोटल एनर्जी होती है ना, वो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि नेगेटिव ऑफ, यानी वो आ जाएगी -2.14 eV, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो भी वो 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, बट नेगेटिव वे में, ठीक है। तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 4.28 eV नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी इज -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी इज माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, टोटल एनर्जी माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी इज -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। डन। चलिए नेक्स्ट, फाइंड आउट रेडियस ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम। अच्छा, रेडियस ऑर्बिटल का फॉर्मूला n²/z 0.529 एंगस्ट्रॉम। एच एटम है, एच एटम के लिए बच्चों z हो जाएगा 1, थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए 1 ऐड करना होता है, अगर थर्ड है तो n 4, फोर्थ एक्साइटेड है तो 5, तो n की वैल्यू हो जाएगी 3 + 1 यानी कि 4। यूज कर लो यहाँ पे Rn, देखो n², 4² / 1 इंटू 0.529, तो इसको सोल्व कर लेंगे अपने, 16 इंटू 0.529 और 0.53 से मल्टीप्लाई करके यू विल गेट योर आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट, अगला न्यूमेरिकल देखेंगे, विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। आज का लास्ट सवाल है अपना, ये एक अच्छा सवाल है, आईआईटी जेईई मेंस के एग्जाम में भी पूछा गया, बोर्ड्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्या कह रहे हैं, देखिए ये कह रहे हैं आपको कि एनर्जी लेवल दिखाए गए हैं, λ1 / λ2 की वैल्यू, λ1 λ2, इसमें हम यूज करेंगे बच्चों थर्ड पोस्टुलेट का। अगर आप λ1 के लिए लिखो, थर्ड पोस्टुलेट क्या है, E फाइनल माइनस E इनिशियल इक्वल टू hc/λ, फर्स्ट के लिए। तो देखो यहां से शुरू किया और यहां गिरा, तो फाइनल कौन हुआ, जिसमें गिरा, यानी -2 ही, माइनस शुरू किससे किया, इससे, क्या लिखेंगे, -E, तो hc/λ1, यहां गिरा, यहां से शुरू किया, आउटपुट आ गया। सेकंड, यहां से अपने को मिला -E इक्वल टू hc/λ1। आगे बढ़े, फिर से देखें, λ2 के लिए कहां से गिरा, λ2 के लिए बच्चों इसमें गिरा, -4e/3 में, कहां से शुरू किया, -E से, ये इनिशियल ये फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल hc/λ2, फाइनल किस में गिर रहा है, 2 वाला इसमें गिर रहा है, यानी -4e/3, किससे गिर रहा है, इससे गिर रहा है, यानी +C, ठीक है। तो hc/λ2 एलसीएम लोगे तो बच्चों -E/3 आ जाएगा, hc/λ2, 3 -4e + 3 यानी कि -E/3। आपसे पूछ रहे हैं इन दोनों का रेशियो, बिल्कुल, यहां से λ1 आया तुम्हारा -hc/E, λ2 आया यहां से -3hc/E, दोनों का रेशियो λ1/λ2, hc/E माइनस के साथ और -3hc/E, E से E, माइनस से माइनस, hc से hc,
क्या मिल गया बच्चों, 1:3 ये आ जाएगा। समझे? तो समझ गए आप अभी तक जितना हमने पढ़ा सारा का सारा। हमारा एटम यहाँ पे कंप्लीट होता है। एटम के अंदर बच्चों हमने 19 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे बोर्ड के अंदर जो सवाल आने वाले हैं, जो क्वेश्चन आने वाले हैं, इन 19 में से ही आपको आराम से सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके अंदर हमने सब कुछ कवर किया। रदरफोर्ड मॉडल से शुरू किया, फिर हमने उसके थोड़े ड्रॉबैक्स देखे, उसके कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स देखे, फिर हम उसके बाद बोर मॉडल में गए, फिर हमने बोर मॉडल को थोड़ा डिटेल में देखा, बोर मॉडल की तीनों पोस्टुलेट्स डिस्कस करी, फिर हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एनालिसिस किया मैच द कॉलम के थ्रू, और बहुत ही आराम से हमने उस चीज को क्लियर अप किया। आफ्टर दैट हमने बोर मॉडल से रिलेटेड तीनों डेरिवेशंस देखे, जैसे रेडियस का डेरिवेशन, वेलोसिटी का डेरिवेशन, एनर्जी का डेरिवेशन। डेरिवेशंस देखने के बाद हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स ऐड किए, जिसके अंदर बोर मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल्स थे, क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने वो एज ए सैंपल साइज ले लिया। देखिए टाइम कम है, इसलिए हम थोड़ा सा सैंपल साइज भी छोटा रख रहे हैं, लेकिन कोशिश यही है कि जितना पढ़ाया जाएगा उसी में से आपका बोर्ड एग्जाम आपको मिलेगा। हो सकता है आपको एक दो क्वेश्चन इसी के ऊपर नीट के अंदर भी मिल जाए। अभी हम नीट नहीं पढ़ा रहे, ऑनलाइन क्लासेस हम बोर्ड के लिए यूज कर रहे हैं। हमारी जो ऑफलाइन कोचिंग है जोधपुर में आईआईटी मेडिकल एकेडमी, वहां पे नीट और जेई दोनों की प्रिपरेशन भी साथ ही करवाई जाती है। तो इसका मतलब ये है कि बोर्ड, नीट, जेई, आरबीएससी, सीबीएसई, आपको जिस लेवल की भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़नी है वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। आप आराम से आइए, चेक कीजिए, पढ़िए, डेमो लीजिए और फिर अपना फैसला लीजिए। अभी आपका फोकस पूरा अपना बोर्ड पे होना चाहिए। आफ्टर दैट जो समय मिलेगा हमें बोर्ड्स के बाद, हम लोग नीट के लिए भी उसको यूटिलाइज करेंगे। जैसे आपकी आज फिजिक्स की क्लास आ गई है, ऐसे ही आपकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये लगातार चलती रहेंगी। जेई वालों का एग्जाम आने वाला है, ठीक है? तो जेई वालों के लिए एक इतना कहना चाहेंगे कि उनका 22 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट है। तो बिना किसी टेंशन के, अपने आप को फ्रेश रखते हुए, पूरा ध्यान रखते हुए, सही टाइम पे आपको पहुंचना है। बिना किसी चिंता के अपना एग्जाम आपने देना है और आप जरूर निश्चित रूप से उसमें सफल होंगे, ऐसा आईएमए का आपसे वादा है। अगर आप लोग बिना किसी चिंता के एग्जाम में बैठते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितना दबाव आप रखेंगे उतना आप खुद को कमजोर महसूस करेंगे। बाकी हर कदम पर आईएमए आपके साथ है। जहां भी आपको जैसी भी जरूरत हो, वी आर अवेलेबल। आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के पीडीएफ एंड सोन सब आपको अटैच मिलेंगे वीडियो में। आप पर्टिकुलरली हमारा जो वीडियो है, जो लेक्चर्स चल रहे हैं, आपके साथ जितने भी आपके सहपाठी हैं, साथ पढ़ने वाले हैं, आपके क्लास के दोस्त हैं, आपके कोचिंग के दोस्त हैं, जहां भी हैं, जो भी आपके कांटेक्ट में हैं, आप ज्यादा से ज्यादा उनको पहुंचाइए, क्योंकि ये विद्या दान है, ये दान करने से बढ़ेगा। आपको यहाँ सेल्फिश नहीं होना कि मैं ही देख लूं, दूसरे का क्या फायदा। आपका फायदा, उसका फायदा, सबका फायदा। हम लोग ये सीरीज फ्री में चला रहे हैं, हम भी इसी मोटिव से हैं कि बच्चा बोर्ड में अच्छा से अच्छा काम कर सके। तो जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहे और आप इस पूरी सीरीज का फायदा उठाते रहें। आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, आपके नीट एग्जाम के लिए, आपके जेई एग्जाम के लिए आईएमए की तरफ से ऑल द बेस्ट। आप आराम से अपनी स्टडी कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे वी विल डिस्कस मॉडर्न फिजिक्स का अगला सेगमेंट मैं आपके पास लेके आऊंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। पहले हम परमाणु लाएंगे हिंदी में, फिर हम इंग्लिश के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर हिंदी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर इंग्लिश में न्यूक्लियाई और फिर न्यूक्लियाई हिंदी में। तो आप जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर।